तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए माथापच्ची में जुटी हुई है। 2 लिस्टें जारी हो चुकी हैं, लेकिन सियासी हलकों से लेकर आम आदमी की नजर इस बात पर टिकी है कि मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी देश भर में मोदी की लहर का दावा कर रही है, लेकिन उनकी सीट को लेकर जिस तरीके से पेंच फंसा हुआ है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह कि मोदी की सीट को लेकर क्या पार्टी में खींचतान है या फिर पार्टी के जहन में कोई अंदेशा है, कोई आशंका है। मोदी की सीट पर कश्मकश, मोदी कहां से ठोकेंगे ताल, किस सीट से लगेगा बेड़ा पार। यूपी से चुनाव लड़ेंगे मोदी, गुजरात से पहुंचेंगे संसद। चुनावी सरगर्मियां तेज, लेकिन मोदी पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लोकसभा सीट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हर किसी की नजर मोदी के चुनाव क्षेत्र पर है, पर बीजेपी ने अभी तक इसे राज रखा हुआ है। गुरुवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में मोदी के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर कयासों का बाजार गर्म था, पर मोदी पर कोई फैसला नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मोदी के चुनाव क्षेत्र का नाम सामने आ सकता है। सूत्रों की अगर माने तो मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी और गुजरात से लड़ने की संभावना। गुजरात मोदी का गढ़, यूपी से मिलेगा मोदी लहर का फायदा। संभल कर चल रही है पार्टी, मोदी पर है बड़ा दाव। देश में बीजेपी की तथाकथित लहर चलने के बाद भी नरेंद्र मोदी 2 जगह से लड़ने का मन बना रहे हैं और दोनों ही सीटें जीतकर अपना दबदबा वो दिखाना चाहते हैं। राजनीतिक दिग्गजों का कहना है कि मोदी दोनों ही आसानी से जीतने वाली सीट इसलिए चाहते हैं ताकि उनके आगे की राह आसान हो जाए। गुजरात तो मोदी का गढ़ है, मोदी गुजरात से मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि मोदी गुजरात में कहीं से भी चुनाव लड़े, जीत की राह में बाधा कम ही आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की निगाहें अहमदाबाद पूर्व, गांधीनगर, बड़ौदा और सूरत की लोकसभा सीटों पर है। इनमें से वो किसी क्षेत्र से उम्मीदवारी जता सकते हैं। मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात के सीएम बने हैं, इसलिए भी अच्छी जनाधार की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा वो यूपी की एक सीट से भी किस्मत आजमा सकते हैं। सूत्रों की माने तो यूपी में मोदी ऐसी सीट चाहते हैं जिस पर समुदाय विशेष भारी पड़ता हो और जिसका परिप्रेक्ष्य भी धार्मिक हो। इसका भी फायदा मोदी को मिल सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और किसी एक पर भी हार गए तो उनकी छवि को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऐसा ना हो, इसके लिए विश्वसनीय एजेंसियों, प्रबंधकों से इन सीटों से जुड़े हर तरह के समीकरणों की जानकारी ली जा रही है। बहरहाल मोदी के निर्वाचन क्षेत्र पर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मोदी कहां से लड़ेंगे, इसके लिए इंतजार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो मोदी की सीट को लेकर इंतजार अभी बाकी है और ये खुदा जाने ये इंतजार कब खत्म होगा। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवीण कपूर जी मौजूद हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ बीजेपी के अंदर खाने क्या सोच, क्या नजरिया, क्या मंथन बन रहा है, क्या बातें उभर कर आ रही हैं, इन पहलुओं की तफसील से जानकारी देंगे जिया न्यूज के डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण कुमार दुबे। सबसे पहले हम रुख करते हैं प्रवीण जी का। प्रवीण जी, मोदी की सीट का जब सवाल आता है तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ना नजर आकर भारतीय झगड़ा पार्टी क्यों नजर आती है? पता नहीं आप लोगों को जी। इस सीट के बारे में इतनी चिंता क्यों है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना है। ये मोदी जी का ऑरा है सर, ये मोदी जी का ऑरा है। आप ही कह रहे हैं लहर है। बिल्कुल, लहर में तो सवाल लहर में देखिए, मुझे नहीं पता मोदी जी कहां से लड़ेंगे, आपको भी नहीं पता कहां से लड़ेंगे। चर्चाएं हैं, चर्चाएं पार्टी को भी नहीं, पार्टी को मालूम होगा, जी, जी। पार्टी के नेतृत्व को निसंदेह मालूम होगा। मगर जो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने ही चर्चा चलाई कि वो उत्तर प्रदेश में बनारस से लड़ेंगे। जोशी जी कह चुके कि अगर नरेंद्र मोदी लड़ना चाहेंगे तो मैं वो सीट खाली कर दूंगा। जोशी जी ने ये नहीं कहा, जोशी जी ने ये कहा अगर वो कि मुझसे केंद्रीय चुनाव समिति का जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और उन्होंने ये भी कहा
कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की प्रतिष्ठा को भी आंच नहीं आएगी और लोगों की भावनाओं को भी सम्मान होगा। बहुत मायने हैं सर इसके, दोनों में बहुत फर्क है जी। लालजी टंडन साहब भी ये कह चुके हैं कि मैं मोदी जी के लिए लखनऊ छोड़ सकता हूं, जैसे अटल जी वहां से प्रधानमंत्री बने थे ऐसे मोदी जी भी बने। जी के लिए नहीं छोड़ सकता। देखिए ये इसके मायने ये भी निकाले गए। सारे आप ही लोग बना रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनाथ जी के लिए नहीं छोड़ूंगा और नहीं, मोदी मायने जी के लिए इसके- छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अभी जिन चुनावों में समय है, देखिए जब जो पार्टी जीत की ओर अग्रसर होती है वहां टिकटों को लेकर के एक अलग तरीके का दबाव अवश्य रहता है और ये स्वीकार्य है। ऐसी स्थिति में पार्टी नेतृत्व जो है पहले चरण के जो चुनाव है वहां के टिकटों के लिए काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको दिल्ली या और ऐसी सीटों के टिकट मिल जाएंगे, निर्णय होकर के अगले 2-3 दिन में, कि जहां चुनाव जल्दी होना है, जहां चुनाव कुछ समय बाद होना है वहां का अब पता नहीं मोदी जी बाद वाले प्रवीण फेज जी, में आपकी लड़ेंगे, ही दलील अभी को वाले मैं में। ऊपर रखता हूं, आपकी ही दलील को ऊपर रखता हूं और आपकी ही दलील के आधार पर एक सवाल और पैदा होता है। बीजेपी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट बीजेपी ने एकदम जारी की, लगा कि पार्टी इस बार पूरा मौका अपने कैंडिडेट्स को देगी कि उनको पर्याप्त समय मिले अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के बीच अपनी बात बढ़ाने के लिए। लेकिन जब सवाल शुरू हुआ मोदी की सीट का, जब वो वाराणसी में गए और कहा कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा, उसके मायने शायद उस समय समझ में नहीं आए, शायद जोशी जी को भी उसके मायने उस समय समझ में नहीं आए, लेकिन जब मायने समझ में आए तो फिर पेंच फंसता चला गया, फिर चीजें अटकती चली गई। सवाल यहां पर ये है जी, मायने बेमायने सब आप मीडिया में हो रहा है। पार्टी में ऐसी कोई स्थिति होगी या नहीं होगी ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जानता है, मगर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार बदस्तूर चल रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप यकीन रखें, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां से हमारे प्रत्याशियों ने लड़ना है और वो तय है कि वहां बीजेपी का लड़ेगा, एनडीए के दूसरे एलाइज का नहीं लड़ेगा, तो ऐसी सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बदस्तूर जारी है। चलिए प्रवीण जी, आपकी मर्यादाएं हैं, आपकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के दायरे में ही आपको बात करनी है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने क्या बातचीत है, क्या सोच वहां पर उभर रही है? आज लगातार हमारे डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण कुमार दुबे तमाम डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं, हर बारीकी को गौर से देख रहे हैं। सीधे हम रुख कर लेते हैं कृष्ण कुमार का। कृष्ण, पहले दौर की बातचीत हुई, उसके बाद तस्वीर साफ नहीं हो पाई, अब दूसरे दौर की मंथन जारी है, चर्चा जारी है, क्या ये तस्वीर साफ हो पाएगी खासकर मोदी की सीट को लेकर, या तय है कि आज भी इस पर तो कम से कम फैसला नहीं होगा, और इसकी वजह क्या नजर आती है? देखिए, अगर साफ तौर से अभी सोर्सेज पे विश्वास किया जाए और कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर के आगे बढ़ा जाए कि आगे क्या होगा, तो अभी जो है ये नजर आ रही है सारी चीजें कि आज शाम में जो 8:30 बजे डिक्लेरेशन होना है उसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नामों का ऐलान हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का नाम का फैसला हो पाएगा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि पार्टी एक बहुत ऊहापोह की स्थिति में है, उत्तर प्रदेश को लेकर नजर आ रही है। कृष्ण, जब पार्टी ने दूसरी सूची जारी की थी 52 उम्मीदवारों की, उस समय यह कहा गया था कि 13 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। तब भी पत्रकारों के जहन में यह सवाल था, क्या मोदी की सीट को लेकर मंथन हुआ? तब भी यह सवाल उठा था, क्या जोशी जी ने आपत्ति जताई वाराणसी की सीट को लेकर, जिस तरीके से मोदी का नाम लगातार आगे किया जाता रहा? यह भी बात आई थी कि जोशी जी ने राजनाथ सिंह से सीधा सवाल पूछा जिसका कोई माकूल जवाब नहीं मिला, उसके बाद चीजें संघ तक चली जाती हैं, वहां से एक निर्देश आता है। इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखते हुए सवाल यह है कि 13 मार्च जो तारीख मुकर्रर की गई थी पार्टी नेताओं की तरफ से ही, अगर उस पर भी फैसला नहीं हो पा रहा है तो फिर दिक्कत तो बड़ी है। बिल्कुल, यही एक कारण है कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का नेतृत्व तो इस बात को काफी बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि यही एक कारण रहा था कि मोहन भागवत को खुल करके सामने आकर के कहना पड़ा था कि जो निर्णय है सामूहिक होने चाहिए, नमो नमो को लेकर के विरोध नहीं है, लेकिन एक पार्टी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, सबको साथ में लेकर के चलती है। तो कई एक उन्होंने कटाक्ष करे थे, ऐसा भी कहा जाने लग गया था कि शायद संघ परिवार जो अब मुरली मनोहर जोशी पर दबाव बना रहा है कि अगर बनारस से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी लड़े तो आप क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हैं कानपुर की तरफ। लेकिन ये एक पेज बहुत ज्यादा एक दबाव बना रहा है बीजेपी बड़े नेताओं पर कि
कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से सीटें हो तो जो लहर बनी है उसका फायदा बहुत ज्यादा कैंपेन में उसको उठाया जा सके। लेकिन पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, आज भी जब सीसी के पहले शुरू हुई थी सवेरे वाली सीसी, उसके पहले एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें ये बिल्कुल निर्णय एक प्रकार से लिया गया कि जो हम लोग लेंगे उसी के हिसाब पे आगे की सीटें तय होनी है। लेकिन आज चूंकि मध्य प्रदेश पे तय होना है, महाराष्ट्र पे तय होना है नाम, तो मुझे लगता है कि 8:30 पौने 9 बजे के करीब जो पहली तीसरी लिस्ट जारी होगी उसमें ये जो नाम जिन पे विवाद खड़ा हुआ है या पार्टी उहापोह की स्थिति में पड़ी हुई है, असमंजस बरकरार है तमाम सीटों पे, उसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई निर्णय ले पाएगा। जी कृष्ण, लौटते हैं आपके पास, एक बार फिर से हम रुख करते हैं प्रवीण जी का। प्रवीण जी, क्या ये एक अजीब सा विरोधाभास नहीं है कि वो शख्स जो एक देश की राष्ट्रीय पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, लेकिन किस सीट से उसकी उम्मीदवारी होगी, इसको लेकर पेंच अटका हुआ है? अगर मैं इसको इस तरह रखूं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है कि हम बिल्कुल अंतिम दिन बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी का अच्छे चुनाव लड़ेंगे। प्रवीण जी, सवाल फिर खड़ा हो जाएगा, इस स्ट्रैटेजी की वजह क्या है? क्या कोई डर है? एक वजह है, क्या कोई डर है? स्ट्रैटेजी की वजह है, स्ट्रैटेजी की वजह है, और वो वजह शायद यह हो सकती है, एक राजनीतिक कारण है कि उत्तर प्रदेश के अन्य पार्टियों के कैंडिडेट भी डिसाइड होने हैं, वो अपने अपने कैंडिडेट डिसाइड कर लें, हम लास्ट मिनट में बताएंगे, एक ऐसी स्थिति में बताएंगे जहां तो आप अपनी बात को काट देंगे प्रवीण जी, ये तो पार्टी लाइन को ही काट देंगे आपकी। एक तरफ मोदी की लहर का दावा और दूसरी तरफ आप दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को पहले देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे। कोई बात नहीं, अब हमारा लक्ष्य है, यह चुनाव हमें जीतना है। देखिए, आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी परिवार में कोई झगड़ा हो रहा है। मेरा मानना यह, भारतीय जनता पार्टी परिवार मैं ये कहना नहीं चाहता, संकेत ऐसे मिल रहे हैं। एक बहुत ही शिष्टाचार से चलने वाला परिवार है। अगर हमारे बीच में कोई मतभेद भी होते हैं तो हम बहुत शिष्टाचार से उन्हें दूर करते हैं, और आप यकीन रखें कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी ही सीट से लड़ेंगे चुनाव अंत में जो आप सब मीडिया वालों की अपेक्षाओं में होगी। जी, और वो सीट वाराणसी हो सकती है। कह नहीं सकता जी, वो सीट वाराणसी क्यों नहीं हो सकती है? मैं क्यों कहूं कि नहीं हो सकती? मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो होगी, मैं ये भी नहीं कह सकता वो नहीं आपने होगी। आपने जो एक इंटरेस्टिंग बात बोली है कि हो सकता है ये भी रणनीति पार्टी की हो कि हम दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को देख लें। नहीं, देख फिर नहीं इसमें ले। एक सवाल हम ये खड़ा हर होता है, पार्टी का हर बड़ा नेता कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ ले। चलिए, अब आप बड़े नेता की भी बात कर रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर फिर ये खड़ा होगा कि केजरीवाल को लेकर एक सवाल उठता रहा है कि मोदी की टक्कर में हो सकता है कि वो खड़े हों। क्या पार्टी के जहन में वो थॉट भी चल रहा है? 1% भी नहीं। मैं किसी और बात पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैटेगरी बोलने में डर सकता हूं, सोच सकता हूं कि भाई मुझे वरिष्ठ नेताओं के मामले में बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं एक बिंदु पे बड़ा क्लियर हूं, नरेंद्र मोदी जी के टिकट के डिसीजन में कहीं से कहीं तक अरविंद केजरीवाल कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, लौटते हैं आपके पास, सीधे हम रुख कर लेते हैं कृष्ण कुमार दुबे का। कृष्ण, अभी आपने एक तर्क सुना, एक दलील सुनी प्रवीण जी की, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो। क्या वाकई आपको ये स्ट्रेटेजी लगती है, या फिलहाल पार्टी की मजबूरी है कि पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि एक गलत संदेश जाए और पार्टी की जो खबरें आ रही हैं कि अंदरूनी खींचतान है इस मसले को लेकर, वो खींचतान चुनाव में उल्टा नतीजा कहीं ना दे दे? क्या पार्टी को यह डर है? बिल्कुल यही एक कारण है कि जो पेच है वो 5 सीटों में पार्टी की उलझी पड़ी हुई। क्यों नहीं एक निर्णय लिया जा रहा है कि सबके दिमाग पे ये सवाल रूझता है कि क्या वाकई में आप तालमेल नहीं हो पा रहा है। अगर मुरलीधर जोशी को यह आदेश हो जाता है कि आप जाकर के कानपुर चुनाव लड़िए और बनारस की सीट छोड़ दीजिए, तो मुरलीधर जोशी को इसको स्वीकार करना चाहिए। या तो ये स्वीकार कर ले कि नहीं, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लालकृष्ण आडवाणी ने भी साफ कह दिया था कि वो भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन पार्टी चाह रही कि राज्यसभा जाए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। तो ये एक कहीं ना कहीं से तालमेल जब ऐसे समय में कि बीजेपी के कार्यकर्ता को लगता है कि बहुत सालों बाद ऐसी कोई लहर देखने को आई है, उनको ऐसा टेम्पो बिल्कुल हाई है, तो उसका फायदा कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दल उठा ले तोड़फोड़ का बहाना बनाते हुए। तो इस पे क्यों नहीं मंथन हो रहा है। लेकिन अभी एक जो बात आपने कही कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के है कि अरविंद केजरीवाल वाला भय
जाए या उनको कहां पे घेरा जाए, ज्यादा से ज्यादा वोट ना काटे जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाला डर कुछ ऐसा बीजेपी को होगा, क्योंकि साफ तौर से जो टारगेट है बनारस में करने का वो साफ तौर से इसलिए भेजा जा रहा है ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरी जा सके। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जिस प्रकार से उनका ग्राफ गिरता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब बहुत ज्यादा उनको गंभीरता से ले रही होगी कि नरेंद्र मोदी को उतर करके उसे टक्कर देंगे या नरेंद्र मोदी उनके सामने अरविंद केजरीवाल उतरते हैं तो नरेंद्र मोदी गिर जाएंगे। जी कृष्ण, बिल्कुल एक परसेप्शन की बात थी यहाँ पर कि एक सोच का नजरिया वो भी है कि क्या केजरीवाल कोई फैक्टर है इस पूरे मामले में, इस पूरे सोच विचार के अंदर। बहरहाल पार्टियां क्या सोच रही हैं उम्मीदवारी को लेकर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है मोदी को लेकर। बीजेपी का दावा है कि मोदी की लहर है। हमने गुजरात में जानने की कोशिश की, हमने यूपी में जानने की कोशिश की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात के लोगों की सोच, उनका नजरिया। पूरे इंडिया में से कोई और स्टेट में से भी लड़ेंगे और पीएम की पोस्ट में अगर वो हो जाते हैं तो इंडिया को शायद वो कहीं और पहुंचा सकते हैं। और अब समझिए ना, जब पूरा देश ये चाह रहा है कि नरेंद्र भाई वड़ा प्रधान बने तो वो गुजरात से लड़ते हैं तो अच्छा है। अगर गुजरात के बाहर भी कहीं भी ये लड़ते हैं तो उससे भी अच्छा है। तो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई गुजरात का इतना बड़ा विकास किया, गुजरात से लड़े तो अच्छा है। नरेंद्र भाई देश में कहीं से भी लड़े, मगर जनता सारे देश की यही चाहती है कि वो दिल्ली में बैठे। तो चलिए, गुजरात के लोग काफी आशान्वित हैं नरेंद्र मोदी को लेकर। उनको ये लगता है कि चाहे गुजरात से लड़े चाहे कहीं से भी लड़े, लोग उनका समर्थन करेंगे। सीधे हम रुख करते हैं प्रवीण जी का। प्रवीण जी, एक जो आकलन इस पूरे चर्चा के दौरान किया जाता रहा है जब मोदी की सीट की बात होती है, खासकर वाराणसी के संदर्भ में, कि वाराणसी के जरिए दरअसल बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। एक तरफ पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र है और उसी से लगा हुआ बिहार का इलाका है, जहां पर बीजेपी चाह रही है कि मोदी की छवि का लाभ उठा लिया जाए। सवाल यहां पर ये उठता है, क्या मुरली मनोहर जोशी जी वैसा करने में पार्टी को उम्मीद नहीं है कि वो करिश्मा कर पाएंगे या उनका असर उतना हो पाएगा? देखिए, जोशी जी पिछले अंदाज 35 साल से, मैं तो बच्चा था 1977 में, मैंने उन्हें पहली बार लोकसभा में आते हुए जाना था, देखा था। तो 37-38 साल से लगातार संसद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई हल्के में ले रही होगी? मगर ये एक स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत जो व्यक्ति जिसके चारों तरफ देश इस वक्त घूम रहा है, एक ऐसा नाम जिसके चारों तरफ राजनीति घूम रही है, और वो नाम कम से कम इस वक्त नरेंद्र मोदी है। और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश अपना एक पूरा महत्व रखते हैं। ऐसी स्थिति में शायद इसी कारण से कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व इस बात पर चिंतन कर रहा है कि पूर्वांचल या बिहार से के आसपास के क्षेत्र से मोदी जी लड़ें, ताकि ये लगभग जो 70 सीटों के लगभग का दायरा होगा, उन 70 सीटों के दायरे में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत प्रदर्शन कर सके। प्रवीण जी, आप बार बार स्ट्रेटेजी की बात कह रहे हैं, लेकिन ये कैसी स्ट्रेटेजी है जो एक गलत संदेश बाहर दे रही है? क्या गलत संदेश दे रही है? संदेश ये दे रही है कि पार्टी में अच्छा, कोई कंफ्यूजन है, पार्टी में कोई कन्फ्लिक्ट है, पार्टी में कोई कम्युनिकेशन गैप है, पार्टी के अंदर क्या कोई टकराव है। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। क्यों बार बार नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है? क्यों जोशी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि केंद्रीय चुनाव समिति जो फैसला करेगी वो करेगी? पोस्टर वॉर की बात आती है, वहां पर भी बातों को फिर एक तरफ रख दिया जाता है। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें कहा जाता है कि मुरली मनोहर जोशी जी ने सवाल उठाए। क्या वजह है कि संघ प्रमुख को सामने आना पड़ता है, उनको एक लकीर खींचनी पड़ती है कि नमो नमो जपना बंद किया जाए? ये नमो नमो वाले विषय पे हम लोग 2 दिन पहले आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। ये सारे मगर विषय जुड़े हुए हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जोशी जी ने क्या कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह शब्द कहा कि मैं बनारस से चुनाव जरूर लड़ूंगा? नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं बनारस से चुनाव नहीं लड़ूंगा और मोदी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ ले। नहीं लड़ूंगा, वो कैसे कह दें? वो हमारे सिटिंग एमपी हैं, सबसे वरिष्ठतम एमपी हैं। क्या आपको लगता है जोशी जी की हाँ या ना? जोशी जी जैसा व्यक्तित्व, जोशी जी जैसा मजबूत व्यक्तित्व, क्या बिना पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई भी डिसीजन हुए बिना उस बात को सार्वजनिक रूप से बोलेगा? चलिए, एक तरफ आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप पूरी हायरार्की की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ
खबरें बाहर आ रही हैं, चर्चाएं बाहर हो रही हैं। देखिए, आप इतने सारे चैनल हैं, समाचार पत्र हैं, आप लोग और लाते हैं आपकी खबरें पार्टी ढूंढ के ढूंढ नेता के। हैं जिन्होंने जिया न्यूज से बातचीत में ये कहा कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनको पार्टी मंच पर ही अपनी बात कहनी चाहिए। बहरहाल हम सीधे रुख करते हैं कृष्ण कुमार दुबे जी का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, सवाल ये यहां पर उठ रहा है कि ये कोई स्ट्रेटेजी है या फिर ये एक मजबूरी बन गया है या फिर एक ढांकने की कोशिश हो रही है कि फिलहाल इसको लेकर कोई नेगेटिव संदेश लोगों के बीच ना जाए। बिल्कुल अपने को बचाने की कोशिश हो रही है, जो सवाल जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तरफ तो अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है तो ये सब विवाद होना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहली सूची में ये नाम आना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मुरलीमोहन जोशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कलराज मिश्र यहाँ से लड़ेंगे, लालजी टंडन यहाँ से जाएंगे और राजनाथ सिंह यहाँ से जाएंगे। जबकि ऐसे समय जब कांग्रेस और दूसरे दल जो है एक तरफ आकर के अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर रहे हैं, जैसे कि आज भी सूची जारी हुई है कांग्रेस, उसमें साफ तौर से गाजियाबाद डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये एक तमाम नाम जो है वो कहीं ना कहीं से आप बीजेपी जितने लेट जाएगी उतनी ज्यादा विवादों से घिरी रहेगी। अभी भी एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में बता दीजिए, तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? देखिए, इन पांचों नामों पे जो तस्वीर साफ है, मुझे नहीं लगता कि होली के पहले कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है। 15 तारीख को हो सकता है कि एक नाम आए और, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को भी और टीवी चैनल्स के दर्शकों को भी, राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को भी। तो कम से कम अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि ये 6 सीटों का जो मामला फंसा है उसको किस तरह सुलझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण आपका इस पूरी चर्चा के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रवीण जी का जो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका भी। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।